हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 क्रैश कोर्स में हम आज इकोनॉमी का करेंगे लेक्चर 19, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इसमें हम मेनली जो पढ़ेंगे इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में, और कुछ जो की पॉइंट्स हैं सर्विस सेक्टर को लेके वो देखेंगे इसमें। ठीक है। एंड ऑल्सो एज फार एज इफ आई से इन टर्म्स ऑफ वेटेज इन एग्जाम के कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, इट्स हैज़ रिलेटिवली लो वेटेज। ठीक है। रिलेटिवली इसका जो अभी तक जो इससे पहले सारे चैप्टर्स हमने पढ़े थे उनके कंपैरिजन में इसका वेटेज थोड़ा कम है, बट यस, अगर सी व्हाट वी विल बी कवरिंग हियर इज द स्टैटिक पार्ट। ठीक है, मेनली जो स्टैटिक पोर्शन है, राइट। तो वहाँ से कुछ आएगा दैट विल बी कवर्ड हियर। बट अगर कुछ करंट अफेयर्स में आएगा तो उसके लिए हम लोग जो अभी सेपरेट करंट अफेयर्स मैराथन है वो करेंगे, और साथ में इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, राइट। इसके इसके जो है स्पेशल लेक्चर्स आई विल बी टेकिंग अप एट द एंड ऑफ द मार्च। सो वहाँ पे करेंगे। ठीक है। एंड ऑल्सो विद दिस, इसके साथ जो है इसके बाद 2-3 लेक्चर्स और हैं जिसमें हम मेजर सोशो इकोनॉमिक इशूज करेंगे। तो मोस्टली जो है हमारा सारा पोर्शन जो है सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इंडस्ट्री में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है या क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, राइट, दैट इज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इटसेल्फ। ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी से ही पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की। तो इफ़ वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ऑब्वियसली बहुत सारे रिजोल्यूशंस और पॉलिसीज हैं, बट 2 या 3 मेजर वन है। सबसे पहला था 1948 में, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। मतलब कि पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों का जो है इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, राइट। एंड इसमें जो था दी बेसिकली ऑल द इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इन 4 एरियाज। फर्स्ट वाज स्ट्रेटजिक इंडस्ट्री, जहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर जो का रोल रहता था, प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट ओपन अप एनीथिंग, राइट। बेसिक एंड की इंडस्ट्री, जहाँ पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंबाइंड रोल था। एंड हियर सी द मेन थिंग वाज कि जो मेजर रोल था वो पब्लिक इंडस्ट्रीज का था, एंड साइड रोल जो है, एंसिलरी रोल जो है वो आपका जो है प्राइवेट सेक्टर का था। इनफैक्ट यहाँ पे अगर कोई न्यू इंडस्ट्रीज अगर इसमें सेटअप करनी होगी, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी। ठीक है। एंड जो हो सकता है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं, ओनली दे वर अलाउड टू कंटिन्यू हियर। इसके बाद आए हम हमारी जो है अगले कैटेगरी जो थी वो थी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। दीज वर मेनली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, राइट। इसमें 18 इंडस्ट्रीज थी, ये आप देख सकते हो, राइट। बट अगेन सी, इसमें प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में थी ये इंडस्ट्रीज, बट ऐसा नहीं था कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, राइट। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट कैन कंट्रोल ओवर दीज टाइम। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट जो है इन इंडस्ट्रीज के ऊपर भी जो है अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। इनफैक्ट इट डिड कि इन इंडस्ट्रीज में जो है बहुत सारे कंट्रोल्स थे। आगे आप देखोगे इसको फर्दर लाइसेंसिंग वगैरह इन सब के टाइप में। देन अदर इंडस्ट्रीज, so that were not included in the above mentioned were the other industries and they were left for the private sector। ठीक है। तो ये इनिशियली था 1948 में, राइट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया की थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, और ये जो है चली आपकी 1991 तक। ठीक है। दैट्स वाई इट वॉज नोन एज इंडियाज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन और द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म। ठीक है। इसको बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म या इंडियाज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है। and the key feature was development of heavy and machine building industries, right? As we read in the second 5 year plan, it was based on Mahalanobis plan। तो फोकस कौन सी इंडस्ट्रीज पे था? हैवी इंडस्ट्रीज पे। ठीक है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन बिल्डिंग, दैट मीन्स मशीन मीन्स दैट इज अ कैपिटल गुड। तो बेसिकली ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करना जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी की बढ़े, राइट। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट का रोल जो है इंक्रीज हो गया। गवर्नमेंट, ये सारी इंडस्ट्रीज कौन सेटअप कर रहा था? गवर्नमेंट सेटअप कर रही थी, राइट। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज ग्रोइंग कोऑपरेटिव सेक्टर, तो कोऑपरेटिव सेक्टर पे भी फोकस था यहाँ पे, राइट। एंड इंकरेजमेंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। सी, बिकॉज आई होप यू रिमेंबर, हमने जो है आइडिया क्या था? सोशलिज्म, राइट। तो इस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे, हमने अडॉप्ट किया था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमेशा क्या बोलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं होना, या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ लोगों के पास कंसंट्रेटेड नहीं होने चाहिए। इट शुड बी
equally owned by everyone, right? जो है तो that's why there was diffusion of ownership and management in private sector. And yes, small scale industries and cottage industries पे फोकस था, और इसीलिए काफ़ी जो प्रोडक्ट्स थे या काफ़ी जो एरिया सेक्टर्स थे इंडस्ट्री से, दे वर रिजर्व फॉर दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. वहाँ पे जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो अपने जो है दे कुड नॉट सेट अप देयर प्लांट्स और फैक्ट्रीज एंड रन देयर बिजनेस. ठीक है, वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज है वही जो है वो चीज़ें कर सकती थी. ठीक है, एंड बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रीजनली बैलेंस्ड, राइट. दैट इज जो अंडर डेवलप्ड या जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है वहाँ पे नई इंडस्ट्रीज सेटअप करने का प्रेफरेंस दिया जाएगा, राइट. तो दीज वर सम की फीचर्स ऑफ योर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956. और इसमें भी जो सारी इंडस्ट्रीज थी हमारी, दे वर क्लासिफाइड इन डिफरेंट, जस्ट अ सेकेंड, यस, दे वर क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज. फर्स्ट वॉज शेड्यूल ए, जिसमें 17 इंडस्ट्रीज थी विच वर एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, राइट. यानी सिर्फ स्टेट ही जो है इसमें जो है कैन ओपन अ फैक्ट्री और यूनिट, एंड और प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं रहेगा. और इन 17 इंडस्ट्रीज में से भी 4 इंडस्ट्रीज थी, आर्म्स म्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या थी, मोनोपोली थी, राइट. एंड न्यू यूनिट्स इन द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, फिर आई शेड्यूल बी, राइट. तो इसमें 12 इंडस्ट्रीज थी जो दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स दोनों को ओपन थी. ओके, तो ओपन टू बोथ, बट अगेन सच इंडस्ट्रीज वर प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड. बट धीरे धीरे जो है इन इंडस्ट्रीज पे मेनली जो नई इंडस्ट्रीज आई, दे वर मोस्टली इन शेड्यूल बी में, वो प्राइवेट सेक्टर की थी, राइट. शेड्यूल सी जो ए और बी में नहीं आते वो शेड्यूल सी में आ गए, राइट. एंड जो इसमें थे दे वर लेफ्ट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर. बट यस, द थिंग वाज कि यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर के पास पूरी छूट थी जिस हिसाब से उन्हें बिजनेस करना है. यहाँ पे समथिंग केम अप नोन एज लाइसेंस, परमिट एंड कोटा राज. ठीक है, तो लाइसेंसिंग थी यहाँ पे कि अगर खोलना है तो लाइसेंसिंग चाहिए, आपको एक्सपैंड करना है प्राइवेट सेक्टर को तो लाइसेंस चाहिए, बंद करना है तो लाइसेंस चाहिए, परमिशन चाहिए, राइट. सो दैट्स वाई कंट्रोल फिर भी जो है गवर्नमेंट का था. ठीक है, सो स्टेट का कंट्रोल था, स्टेट से कुछ भी करना होगा स्टेट से परमिशन लेके करना होगा. सो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट कर सकता था बट इट वॉज हैविली रेगुलेटेड. वी कुड से इट वॉज heavily regulated. And lastly, state के पास राइट था टू अंडरटेक एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी इन ए बी सी. तो ऐसा नहीं था कि सी वाला स्टेट नहीं लेगा, ए बी सी कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टेट कैन अंडरटेक. ठीक है, फिर इसके बाद सबसे मेजर चेंज आया आपका इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 नेप. ठीक है, एंड सी कई बार इसको लोग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 भी बोलते हैं. सी इट इज़ पार्शली करेक्ट. आप ये मान सकते हो कि अगर ये आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है तो इसका एक सिग्निफिकेंट चंक आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है. ठीक है, सो दैट इज हाउ द रिलेशन इज. ठीक है, तो बेसिकली क्या किया गया ऐसा इस पॉलिसी में, तो इस पॉलिसी में एज यू नो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे. एलपीजी, जस्ट अ सेकेंड. So there were 3 important aspects: LPG, liberalization, prioritization and globalization. ठीक है, तो दिस मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम पास्ट. ठीक है, पहले था LPQ, लाइसेंस परमिट कोटा, अब हो गया वो LPG, लिबरलाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सी लिबरलाइजेशन मतलब टू बेसिकली रिमूव रिस्ट्रिक्शंस, राइट, रिमूव वेरियस कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस इन द इकोनॉमी फॉर द प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर पे बहुत तरीके की रिस्ट्रिक्शंस कंडीशंस लगी हुई थी, उन सबको हटाना. ठीक है, जो लाइसेंसिंग के फॉर्म में, जैसे कोई बिजनेस खोलना है तो लाइसेंस चाहिए, उस अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है और आपको मान लो कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो लाइसेंस चाहिए, आपके पास एक फैक्ट्री चल रही है आपकी, आपको दूसरी फैक्ट्री खोलनी है तो लाइसेंस चाहिए, आपको अपनी एक फैक्ट्री कोई दूसरी बंद करनी है तो भी आपको परमिशन चाहिए, राइट. सो इट वॉज अ वेरी हैवी रेगुलेशन. तो इसलिए उसमें सबसे पहला स्टेप क्या लिया गया, डी रेगुलेशन, एंड यू कुड ऑल्सो से डी कंट्रोल. तो रेगुलेशन, ये सारी रेगुलेशंस हटा दी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से. आज के डेट में आप देखो प्राइवेट सेक्टर को ऐसा कोई परमिशन इस टाइप की नहीं चाहिए होती अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, खोलने के लिए, बंद करने के लिए, राइट. और दूसरा डी कंट्रोल. डी कंट्रोल बेसिकली
prices were also controlled. To be more precise, prices and movement of goods were also controlled. ठीक है, तो प्राइस एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाज आल्सो कंट्रोल्ड. तो इसको भी अब जो है डी कंट्रोल कर दिया गया है. ठीक है, इट हैज़ बीन डी कंट्रोल. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हैवी रेगुलेशन था और स्टेट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, तो उनको जो है कम किया और हटा दिया गया. काफ़ी चीज़ें हटाई भी हैं और काफ़ी चीज़ें कम की गई हैं. दूसरा, डी लाइसेंसिंग. सो जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी अलग अलग चीज़ों के लिए, राइट, इट वाज रिमूव्ड. अब कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. डी रिजर्वेशन. तो आपने देखा था पीछे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थी, कि वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज अपना बिजनेस सेट जो है नहीं खोल सकती. भाई, क्योंकि ये जो छोटी इंडस्ट्रीज थी ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी. गवर्नमेंट फेल्ट दैट दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिग इंडस्ट्रीज. तो इसलिए बहुत सारे एरियाज जो थे इंडस्ट्रियल एरियाज, मतलब जो एक्टिविटीज़ थी वो बस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दी गई थी कि वही कर सकते हैं. तो ये भी इसको डी रिजर्व कर दिए गए उन सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को. अब कोई भी इंडस्ट्री हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, वो सारी एक्टिविटीज़ अंडरटेक कर सकते हैं. ठीक है. तो दिस वाज लिबरलाइजेशन. दिस वाज रिमूविंग वेरियस रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट ओवर द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, ये पहली चीज. दूसरा था प्राइवेटाइजेशन. सो अगर आप पीछे देखोगे तो अर्लियर द पब्लिक सेक्टर वाज प्लेइंग मेजर रोल, राइट, और बहुत सारे पीएसयूज थे जो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे, राइट. तो प्राइवेटाइजेशन मेंट, तो पहले जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स से पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा मेजर रोल था. प्राइवेटाइजेशन मेंट रिड्यूसिंग दिस रोल ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर. तो प्राइवेटाइजेशन मेंट रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. और ये इसके लिए क्या, डी रिजर्वेशन. तो जैसे आपने देखा कि पहले अगर आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ एरियाज थे जो सिर्फ जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ही ऑपरेट कर रहा था, एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर वाज ऑपरेटिंग. तो अब ऐसा कुछ नहीं है. अब सारे सेक्टर्स में जो है, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में, अभी अब इसमें हम न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी भी देखेंगे. तो कुछ स्ट्रैट जो है सारे सेक्टर्स में अब जो है प्राइवेट सेक्टर को अलाउड है एक्सेप्ट फॉर फ्यू सेक्टर्स. ठीक है. तो डी रिजर्वेशन, तो पहले जो भी सेक्टर कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या सेक्टर्स जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे कि वहाँ पे बस गवर्नमेंट ही अपनी जो है चीज़ें कंपनी सेटअप कर सकती है, अब वो ओपन अप कर दी गई. जैसे आप एविएशन की बात करो, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ये एयर ट्रांसपोर्ट हो गया. आज की डेट में आप बहुत सारे प्राइवेट एयर ट्रांसपोर्ट देखते हो ना, राइट, इंडिगो वगैरह, ये सब प्राइवेटली ओन्ड है. तो पहले सिर्फ एयर ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट चला सकती थी, अब प्राइवेट सेक्टर भी चला सकती है. ठीक है. तो डी रिजर्वेशन वॉज फर्स्ट मेजर थिंग, राइट. देन जो एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनका प्राइवेटाइजेशन करना या और डिसइन्वेस्टमेंट करना. ठीक है. सो प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में अंतर है. सी डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट अपना जो शेयर्स हैं इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बेचती है एंड रिड्यूसेस इट रोल. प्राइवेटाइजेशन मतलब कि गवर्नमेंट के शेयर्स, सी डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट का जो है शेयर्स कम हो जाते हैं और जो है जनरली जनरल पब्लिक का कंट्रोल ज़्यादा होता है कंपनी में. ठीक है. प्राइवेटाइजेशन में या तो गवर्नमेंट अगेन पूरा का पूरा मैनेजमेंट हैंड ओवर कर देगी प्राइवेट सेक्टर को, या फिर आउटराइट पूरा का पूरा उसको सेल कर देगी. जैसे आई होप यू नो एयर इंडिया को. एयर इंडिया क्या था, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट था, पीएसयू था, या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एक ही बात है. इसको क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज. किसने ले लिया, टाटा ने लिया. ठीक है. एयर इंडिया वाज प्राइवेटाइज. ठीक है. देन ग्रेटर ऑटोनॉमी टू पीएसयूज थ्रू स्पेशल स्टेटस. ठीक है. सो यस, फिर देखो ये तो हो गया ये चीज़ की प्राइवेट दे दिया. अब बट और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, अब वो ऐसे एटमॉस्फेयर में ऑपरेट कर रहे हैं जहां उन्हें प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट करना होगा. तो पब्लिक सेक्टर पीएसयूज को भी नवरत्न, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये स्टेटस दिया गया और ये स्पेशल स्टेटस दिया गया. और इस स्पेशल स्टेटस के थ्रू उनको, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ही मिलता है, तो उसके थ्रू उनको ऑटोनॉमी दी गई कि वो फ्रीली जो है अपना ऑपरेट कर सके, ताकि वो जो है अपने फील्ड में प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट कर सके, राइट. तो स्पेशल स्टेटस इन फॉर्म ऑफ नवरत्न, महारत्न एंड जस्ट अ सेकेंड, नवरत्न, महारत्न एंड मिनी रत्न. ये स्पेशल स्टेटस बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो ऑपरेट कर रहे थे
दे वर नाउ ऑपरेटिंग इन एन एटमॉस्फियर ऑफ कॉम्पिटिशन विद प्राइवेट सेक्टर, तो उनको प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट करने के लिए ऑटोनॉमी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, राइट। तो ये स्टेटस दिया गया उनको। ये स्टेटस किस बेसिस पे दिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, की प्रॉफिट बना रहे हैं, एक सर्टेन टर्नओवर अचीव किया है उन्होंने, आर दे मेकिंग प्रॉफिट, इन दो तीन फैक्टर्स को ऐसे देखा जाता है। उसके बेसिस पे अगर वो कुछ थ्रेशोल्ड मीट करते हैं तो उनको ये स्टेटस दिया जाता है। एंड वंस दे आर गिवन दिस स्टेटस, तो उनको ऑटोनॉमी मिलती है कि उनको अपना हायरिंग जिस हिसाब से करनी वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। उनको अगर जो है बेसिकली ऑटोनॉमी मिलती है कि अगर उनके पास जो पैसा है वो किस तरीके से उनको इन्वेस्ट करना है, या बिजनेस डिसीजंस लेने में उनको ऑटोनॉमी मिलती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, ठीक है। तो दिस वाज दी प्राइवेटाइजेशन पार्ट ऑफ योर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और तीसरा पार्ट आ गया ग्लोबलाइजेशन। दैट मीन्स इकोनॉमी को ओपन अप करना एक्सटर्नल सेक्टर से, और एक्सटर्नल सेक्टर के साथ जो है इंटीग्रेट करना, राइट, इंटीग्रेटिंग विथ एक्सटर्नल सेक्टर, राइट। So greater integration with global economy by removing restrictions on foreign trade and investment. And I hope you can remember. See, सबसे पहली चीज क्या? मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे एफडीआई पे यू मस्ट नो अ लिबरलाइज्ड रेजीम वाज अडॉप्टेड, जो अभी भी चल रहा है और जिसको फर्दर अब लिबरलाइज करते जा रहे हैं, राइट। तो एफडीआई में अ लिबरलाइज्ड रेजीम फॉर एफडीआई एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज अडॉप्टेड। इसके साथ साथ पहले देयर वर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, ये सब हटा दी गई, ठीक है। अब जो है फ्रीली आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। तो पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे, दे वर रिमूव्ड। साथ में जो टैरिफ्स हैं बेसिकली, जो ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह, अब वो भी फर्दर, विच वॉज ऑल्सो अ बैरियर टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, हाई टैरिफ्स इज अ बैरियर टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो अब वो भी जो है हटा दिया गया। तो बेसिकली फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी 1991 से पहले, बहुत सारी लिमिटेशंस थी, उनको जो है ज़्यादातर को हटा दिया गया। फॉर इंस्टेंस वी आर नाउ फुली करंट अकाउंट कन्वर्टिबल, करंट अकाउंट में फुली कन्वर्टिबल है। तो व्हाट इट मीन्स इज कि बेसिकली जो आपका रुपी है इजीली एक्सचेंज हो सकते, एक्सचेंज फॉर डॉलर्स और एनी अदर करेंसी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सिमिलरली एफडीआई रेजिम को इतना लिबरलाइज कर दिया गया, तो पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, ठीक है। तो दिस वाज योर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब चीज़ें की गई थी उसमें। एंड थ्री मेजर एरियाज वर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड हर एक एरिया में ये स्टेप्स लिए गए थे, ठीक है। Then if we do an assessment of the new economic policy, so there is both a positive side and a negative side, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड क्या था? पॉजिटिव साइड था इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फ्रॉम सब 5% टू 7 to 8% इन 2005 ऑनवर्ड्स। तो ऑब्वियसली आई होप यू सी दैट कि 19, अगर आपने पीछे भी देखा होगा, हमने जब प्लानिंग पढ़ी थी 6% के नीचे ही थी ग्रोथ, फिर इट वाज ओनली आफ्टर 1991 कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है 7-8% जो है तक पहुंचा, ठीक है, 8% तक पहुंचा। सो इट वाज ओनली आफ्टर दैट वी बिकेम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, राइट। साथ में आप ये भी बता सकते हो कि अगर इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन देखो तो इट वाज रैंक्ड एट 17th पोजीशन इन 1991, अगर इन टर्म्स ऑफ इट्स जीडीपी, राइट। एट नॉमिनल जीडीपी जो था वो 17 था, बट अब जो है वो क्या हो गया है, इट इज़ नाउ रैंक्ड 6th, राइट, 6th। ओके, ये चेंज होता रहता है 6th और 5th, ओके, इन नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में 1991 में इंडिया ग्लोबली जो है 17th रैंक करता था, और अभी जो है नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में 6th, और आई एम नॉट गेटिंग कंफ्यूज, मे बी 6th और 5th, it is ranked at this category. So certainly this is an improvement, it is one of the fastest growing economy. तो ये जो है पॉजिटिव साइड है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। सिग्निफिकेंट एफडीआई केम इन इंडिया अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 22 था, इंडिया रिसीव्ड हाईएस्ट एफडीआई एवर, ठीक है, इन FY फाइनेंशियल ईयर 22 इंडिया रिसीव्ड हाईएस्ट एफडीआई एवर, ठीक है। एंड ऑल्सो रिमार्केबल परफॉर्मेंस रहा है सर्विसेज सेक्टर का, पर्टिकुलरली योर आईटी सेक्टर। वाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन से एक फेनोमेना आया दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। सी, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जो यूएस की कंपनीज या बाहर की फॉरेन कंपनीज है, वो अपने बहुत सारे ऐसे जो है रेगुलर वर्क या ऐसे वर्क जो
विच कैन बी डन बाय अदर प्लेसेस, जो बाहर से करवा सकते हैं, आउटसाइड कंपनी से जो है मैन पावर हायर करके करवा सकते हैं, वो ये काम को आउटसोर्सिंग बोलते हैं। इसको करने के पीछे रीजन क्या होता है? अगर कंपनी खुद से उसके लिए मैन पावर लगाएगी विद इन यूएस, तो उसमें जो है यूएस में बहुत ज़्यादा हाई जो है उनको पे देनी पड़ेगी, इनकम देनी पड़ेगी, इट वुड कॉस्ट कॉस्टली टू देम। बस इतना है कि इट अगर यूएस में ये सारे काम करवाएगी उनको ज़्यादा कॉस्ट होगा बिकॉज ऑफ हायर लेबर कॉस्ट। तो यही सारे काम बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर, राइट, वो आउटसोर्स करते हैं पर्टिकुलरली टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत कम है, प्लस इंडिया में जो है जिस टाइप का स्किल्ड आईटी स्किल्ड और इंग्लिश स्किल्ड लेबर है इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट, सो दैट्स वाई इंडिया में ये सारे आउटसोर्स करने लगे। तो इससे आउटसोर्सिंग से आया आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ एंड केपीओ। तो इसके कारण एक मेजर बूम आया हमारे आईटी सेक्टर में, ठीक है, और जिसके कारण हमारा सर्विस सेक्टर में जो है बहुत रैपिड ग्रोथ रेट हुआ, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आवर सर्विस सेक्टर एक्सपीरियंस्ड अ वेरी हाई ग्रोथ रेट, ठीक है। एंड यस, इट लेड टू इंक्रीज फ्रीडम एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट, एंड इट ऑल्सो लेड टू अफोर्डेबल बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इंडियन कंज्यूमर्स, क्योंकि अब जो है इंडियन कंज्यूमर्स को एक्सेस था ग्लोबल मार्केट्स का। इंडियन कंज्यूमर्स हैड एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है। अब नेगेटिव साइड अगर देखें तो सबसे पहला जो विजिबल है वो है इनइक्वालिटी जो है इंक्रीज हो गई, सबसे पहला। इनफैक्ट जीनी कोएफिशिएंट अगर इंडिया का देखें पोस्ट रिफॉर्म इट हैज इंक्रीज। सी यहाँ पे अगर ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं चीज़ों में से आएंगे, ठीक है। सो इनइक्वालिटी हैज इंक्रीज पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दिस इज अ मेजर ट्रेंड दैट वी सी, दिस इज अ मेजर ऑब्जर्वेशन और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। और पर्टिकुलरली वी आर लैगिंग ऑन सोशल इंडिकेटर्स विच हाईलाइट दैट वी आर नॉट हैविंग एन इंक्लूसिव ग्रोथ। जैसे हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी बहुत रैंक लो है, राइट। सो इस तरीके से बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स जिसमें हम लैग करें। दूसरा, स्क्यूड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एज यू नो कि जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है तो यूं नॉर्मली हम एग्रीकल्चर से मूव करते हैं इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री से मूव करेंगे सर्विसेज, राइट, दिस इज व्हाट इज नॉर्मल। बट इंडिया के केस में ये हुआ सीधा, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सेकंड हाईएस्ट शेयर जो है सर्विसेज सेक्टर, इनफैक्ट जो है हाईएस्ट शेयर जो है सर्विसेज सेक्टर का है, ठीक है। हाईएस्ट शेयर सर्विसेज सेक्टर का है, फिर आपका इंडस्ट्री का शेयर है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट स्क्यूड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। पर्टिकुलरली विद इन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज लैगिंग, कहाँ कितने पे, 17% पे, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इतना बेनिफिट नहीं हुआ है, ठीक है, और इतने इतने सारे मेनली जॉब्स भी इतने सारे क्रिएट नहीं हुए हैं, ठीक है। सो दैट लेड टू जॉबलेस ग्रोथ। सो बहुत ही रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मेनली सर्विस सेक्टर से ड्रिवन है, और सर्विस सेक्टर में भी आईटी सेक्टर से ड्रिवन है। तो एज अ रिजल्ट जो है इतने ज़्यादा जो है जॉब्स नहीं क्रिएट हुए, सो मेनी जॉब्स वर नॉट क्रिएटेड ऑल्सो। जॉबलेस ग्रोथ तो था ही, अगर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दैट इज ऑल्सो एन इशू, बिकॉज इसके बाद एक और फेनोमेना हुआ दैट इज नोन एज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। सो बिकॉज ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स इंडियन इंडस्ट्रीज जो सारी थी दे वर एक्सपोज टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम आउटसाइड, और वो लोगों को अगर कॉम्पीट करना पड़ेगा, सो फॉर्मल सेक्टर में सी बहुत सारे रेगुलेटरी बर्डन्स वगैरह स्टिल दैट वर देयर, राइट। सो इसके कारण ज़्यादातर जॉब्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो गए, क्योंकि उनको बेसिकली अगर कॉम्पीट करना है बाहर बाहर एक्सटर्नल कंपनीज से, तो उनको अपनी कॉस्ट कम करनी होगी। कॉस्ट कम करने के लिए लेबर कॉस्ट ही कम कर सकते हैं रैपिडली। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि लेबर को अगर फॉर्मल सेक्टर में आप एम्प्लॉय कर रहे हो तो उनको बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह ये सब देने पड़ेंगे। प्लीज डू गो बैक एंड रिकॉल अवर डिस्कशन की इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। तो उनको जो है ज़्यादातर अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा कि जो है बहुत सारे बेनिफिट देने पड़ेंगे अगर लेबर को फॉर्मल सेक्टर में करें। बट अगर इनफॉर्मल में करते हैं तो कम वेजेस भी देंगे और ये सारे बेनिफिट भी देने नहीं पड़ेंगे, तो उनकी जो कंपनीज की कॉस्ट है वो कम होगी। और यही हुआ है आफ्टर 1991 इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली जॉब्स जो क्रिएट हुए हैं और एग्जिस्टिंग जॉब्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में या इनफॉर्मल टाइप से पुश डाउन हो गए, ठीक है। So informalization of economy, that means quality of employment has also declined, ठीक है। Growth has been imbalanced, so again there are some regions which have benefited a lot और कुछ regions particularly your
ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, राइट, दे आर लेफ्ट बिहाइंड. ओके, तो ये चीज़. एंड देन टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज रिलेटिवली लेस अगर हम सिमिलरली डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें. एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में भी वी आर लैगिंग. तो दैट्स वाई वी आर ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन कर तो लिया, इंटीग्रेट कर तो लिया, बट ग्लोबली हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे. दैट्स वाई अभी आप देखोगे हमने क्या दो मेजर स्कीम्स लाए, मेक इन इंडिया एंड पीएलआई स्कीम. ये दो सी बहुत सारी स्कीम्स हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, बट जो न्यूज़ में है सी अदरवाइज सारी स्कीम्स पढ़ोगे तो देर इज नो एंड टू इट. ठीक है, बट जो न्यूज़ में है जो मेन है वो ये दोनों स्कीम्स हैं, राइट. देन लाइक आई टोल्ड यू, न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी. उससे पहले डिसइन्वेस्टमेंट देखते हैं. तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पीएसयू में जो शेयर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट जो है सेल करती है, राइट. नाउ दिस सेलिंग कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. माइनॉरिटी मतलब कि गवर्नमेंट मेजोरिटी स्टेक यानी मोर देन 51% शेयर्स अभी भी गवर्नमेंट के पास है, राइट. और मैनेजमेंट कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास है, राइट. और बाकी कुछ शेयर्स जैसे 10, 15, 20% जो है गवर्नमेंट सेल करती है. स्ट्रैटेजिक सेल, इट मीन्स सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ शेयर्स जो गवर्नमेंट के होते हैं वो बेच देता है, राइट. एंड इसके साथ साथ मैनेजमेंट का कंट्रोल भी जो है किसी एक प्राइवेट सेक्टर, किसी एक आइडेंटिफाइड प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है. एंड प्राइवेटाइजेशन मतलब देखो यहाँ पे फिर भी कुछ करता है, बट सेल ऑफ मेजोरिटी स्टेक और होल एंटरप्राइज टू द प्राइवेट इन्वेस्टर. ठीक है, गवर्नमेंट जो है पूरा का पूरा बेच के अपना निकल लेता है. ठीक है, दैट इज व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन. ठीक है, स्ट्रैटेजिक सेल में मे बी गवर्नमेंट वुड रिटेन some amount of shareholding so that it can strategic decisions को influence कर सके उस कंपनी के. बाकी फिर भी जो पूरी कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल वगैरह वो सब जो है प्राइवेट सेक्टर को चले जाता है. ठीक है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी, तो देखो बेसिकली इसमें जो सारे सेक्टर्स हैं इनको क्लासिफाई किया है स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर. ब्रॉडली दो कैटेगरी में, स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक. स्ट्रैटेजिक जिनका या तो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट है, या जो है अक्रॉस द इकोनॉमी मेजर इम्पैक्ट होगा इनका, राइट. सो जैसे बैंकिंग हो गया, राइट, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया. तो इनका मेनली अक्रॉस द इकोनॉमी इम्पैक्ट है, ब्रॉड इम्पैक्ट इनका जो है इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स में होगा. तो दीज आर नोन एज स्ट्रैटेजिक. नॉन स्ट्रैटेजिक जो है मतलब ऐसे सेक्टर्स हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट का प्रेजेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, जो जहाँ पे अगर नहीं भी होगा गवर्नमेंट का प्रेजेंस तो कुछ नहीं होगा, राइट. तो बेसिकली पॉलिसी ये है कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट अपनी प्रेजेंस बनाए रखेगी, बट वो भी ऐसा नहीं कि एक्सटेंसिव नहीं, बेयर मिनिमम प्रेजेंस. ठीक है, राइट. सो इन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स गवर्नमेंट विल रिटेन इट्स बेयर मिनिमम प्रेजेंस, राइट. जबकि नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर से गवर्नमेंट जो है एग्जिट कर जाएगी, प्राइवेटाइज या फिर क्लोज. ठीक है, इट विल प्राइवेटाइज और इट विल क्लोज. जो भी पीएसयूज हैं नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में, या तो उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या तो गवर्नमेंट क्लोज कर देगी, और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वहां से एग्जिट कर जाएगी. ठीक है, की स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में मतलब बेयर मिनिमम प्रेजेंस गवर्नमेंट की. प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कैन कम इन, लाइक टेलीकम्युनिकेशन में है, ट्रांसपोर्ट में है, बैंकिंग में है, प्राइवेट सेक्टर कैन कम, बट गवर्नमेंट विल मेंटेन इट्स प्रेजेंस इन दिस सेक्टर, क्योंकि इन सेक्टर्स का इम्प्लीकेशन जो है पूरी इकोनॉमी के लिए है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इसलिए गवर्नमेंट को अपना प्रेजेंस इसमें मेंटेन करना होगा. नाउ इफ यू सी दी स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के स्टेटस की बात करें, राइट, तो ओवरऑल अगर इंडस्ट्री है आप उसको ब्रॉडली जो डिवाइड कर सकते हो, माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन, इन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल अगर आप देखो शेयर इन जीवीए, ग्रोथ रेट अगर देखो तो दिस इज व्हाट इट इज, राइट. बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखो टोटल इंडस्ट्री का शेयर जो है 30% है, और उसमें से 17% जो है मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा अगर आप देखोगे ना, यू विल सरप्राइज टू नो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के वक्त भी 16-17% था, अभी भी 16-17% है. दैट मीन्स आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज स्टैगनेंट. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा है वो स्टैगनेंट है. ठीक है, तो इट इंडस्ट्री होल्ड्स अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी फॉर 31% ऑफ जीडीपी, राइट, अकाउंट्स फॉर 31% ऑफ जीडीपी ऑन एन एवरेज फ्रॉम फाइनेंशियल 12 to 21. सो
इंडस्ट्री सेक्टर का ओवरऑल जो है कितना रोल रहा है, इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हैज़ बीन 31%, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर का 14-15% आप लगा लो, बाकी बचा हुआ सर्विस सेक्टर का, ठीक है। और एम्प्लॉइंग 12.1 करोड़ पीपल, ठीक है। Now let's discuss about index of industrial production. So basically it measures short-term changes in the volume of production of industrial products during a given period. ठीक है, तो again see the idea is कि इससे हम ट्रेस कर सकते हैं कि हमारा ओवरऑल इंडस्ट्री सेक्टर कैसे मूव कर रहा है। ये निकालता कौन है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले सीएसओ निकालता था, अब इसको जो है एनएसएसओ के साथ मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया है, तो अब जो है एनएसओ निकालता है, ठीक है। एंड एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने निकाला जाता है, ठीक है, याद रखना फ्रीक्वेंसी। बेस ईयर इसका है 2011-12। एंड अगर आप देखो कि सी बेसिकली इफ यू सी कि इसमें कौन से सेक्टर्स हैं, राइट, सेक्टर वाइज अगर क्लासिफिकेशन देखो तो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी दोनों में एक एक, बाकी 405 जो है मैन्युफैक्चरिंग में। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वेट 77% है, ये याद रखना, प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड, ठीक है। हाईएस्ट वेटेज मैन्युफैक्चरिंग का है, सेकंड हाईएस्ट माइनिंग का है, थर्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ गुड्स की, किस टाइप ऑफ गुड्स हैं, तो उसमें प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। उनका वेट यहाँ पे ये है, हाईएस्ट वेट जो है हमारा इसमें भी जो है प्राइमरी गुड्स का है, ठीक है। तो वी हैव हाईएस्ट वेट ऑफ द प्राइमरी गुड्स, ठीक है। Then within your, this index of industrial production, we have some industries which are known as core industries, या इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ इंडस्ट्रीज हैं ऐसी जो हैं हमारी कोर इंडस्ट्रीज, राइट। अगर आईआईपी की जो सारी चीज़ें लेंगे उसमें उसका 40.27%, राइट। तो कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज, सी अगेन ये फैक्चुअल पॉइंट्स है बट याद रखना जरूरी है क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज 40.27% ऑफ द वेटेज ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। और ये निकालता कौन है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT, ठीक है, ये याद रखना, राइट, इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये प्रिपेयर करता है। सो ये एनएसओ नहीं करता, वहां पे कौन करता था? एनएसओ अंडर मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी इंडस्ट्रीज हैं, इनका वेट दे रखा है। अगर आप देखो हाईएस्ट वेटेज है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड हाईएस्ट स्टील, फोर्थ कोल एंड लीस्ट, सो देखो ये सारा अगर याद नहीं रहे तो एटलीस्ट फर्स्ट, सेकंड और ये याद रखो, लीस्ट फर्टिलाइजर सबसे नीचे, सीमेंट सेकंड लास्ट, ठीक है। देन देर आर टू मेजर इनिशिएटिव्स जो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लिए गए हैं टू बेसिकली बूस्ट दिस सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर क्या है? स्टैग्नेंट, ठीक है। सबसे पहला है मेक इन इंडिया स्कीम, ठीक है। इससे पहले भी देखो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाई गई थी, राइट, बट अगेन दैट इज क्वाइट ओल्ड, राइट, काफ़ी पुरानी हो गई है, ठीक है। सो दैट्स वाई अब जो है मेक इन इंडिया स्कीम लाई गई। अगेन इसका एम क्या था कि जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को प्रमोट करना है, राइट, उसमें इन्वेस्टमेंट लाया जाए, इनोवेशन लाया जाए, स्किल डेवलपमेंट भी हो, सो स्किल डेवलपमेंट वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। तो इन सब के थ्रू आइडिया वॉज कि 25% जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर होना चाहिए इन आवर जीडीपी, राइट, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू अचीव इट, ठीक है। अभी 2.0 लॉन्च किया गया है मेक इन इंडिया। नाउ यहाँ पे देखो मेक इन इंडिया कई लोग जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेट करते हैं, तो सोचते हैं उसमें सर्विस सेक्टर का कोई जो है नहीं इंक्लूड होगा इस इनिशिएटिव में, बट सी इसमें टोटल 2 सेक्टर और बढ़ा दिए गए हैं, 27 सेक्टर्स इंक्लूडेड है, जिसमें से 15 जो है मैन्युफैक्चरिंग के हैं और 12 सर्विस सेक्टर हैं, ठीक है। तो मेक इन इंडिया ऑल्सो इंक्लूड सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर भी इंक्लूडेड है। एंड विद इन मेक इन इंडिया ही एक जो रिसेंटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है वो है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम का आइडिया सिंपल है कि ऐसे कुछ की एरियाज है, की गुड्स एंड सर्विसेज है जिनका अगर प्रोडक्शन डोमेस्टिकली होगा सो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस, एंड कोशिश यही है कि इंसेंटिव्स के थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना, ठीक है। अब इसमें कैसे बूस्ट करेंगे? तो सिंपल आइडिया ये है कि कुछ सेक्टर्स जो है सिलेक्ट कर लिए गए हैं, इट इज़ इन आई थिंक 14 सेक्टर्स में है ये आपका, राइट, यस 14 सेक्टर्स में है।
इन सेक्टर्स में बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या कहा है इंडस्ट्रीज को कि आप अगर यहाँ पे आके एक बेस ईयर दिया है, कहा है कि इस बेस ईयर से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर और सेल करोगे अगर, राइट, अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो और बेस ईयर से ज़्यादा सेल करते हो गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो इंक्रीमेंटल सेल्स है उस पे आपको बेसिकली इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, राइट। तो मान लो कोई जो है बेस ईयर में 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करता है, राइट। तो मान लो कोई बेस ईयर में 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करता है, बट उसके बाद उसको जो है अगर इंसेंटिव लेना है, तो अगर वो इंक्रीमेंटल इसके ऊपर इसके एक्स्ट्रा जो सेल्स करता है, मान लो 110 यूनिट, तो जो 10 यूनिट पे उसने सेल किए इसका सर्टेन परसेंटेज उसको एज एन इंसेंटिव दिया जाता है, राइट। सो दिस इज सिंपली कि बेसिकली आइडिया यही है कि ये कुछ इंडस्ट्रीज कुछ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जहाँ पे इंडिया का बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग नहीं, और इंडिया बेसिकली इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स टू सम एक्सटेंट, ठीक है, राइट। सो इनके ऐसी इंडस्ट्रीज का जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में सेटअप करना है, राइट। और इंडिया में अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप की जाएगी, तो ऑब्वियसली एक तो इंडिया विल बिकम सेल्फ रिलायंट, प्लस इंडिया के पास जो है विद इन इंडिया अगर ये सेटअप होंगे तो इट वुड क्रिएट न्यू जॉब्स, राइट, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, ओके। सो ऑल दीज बेनिफिट्स विल देयर, और इसके लिए क्या कहा गया है कि आप यहाँ पे सेटअप करिए कंपनीज को, और यू नो सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस, इफ़ यू सेटिस्फाई दोज कंडीशंस, और आप अगर एडिशनल प्रोडक्शन करते हो और सेल करते हो उसका, राइट, ओवर द बेस ईयर, देन यू विल गेट सर्टेन परसेंटेज एज इंसेंटिव, ओके। अब हर एक 14 सेक्टर्स में है, तो इसी इंसेंटिव हर एक सेक्टर का डिफरेंट है, राइट। द इंसेंटिव इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी सेक्टर, ओके, याद रखना। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, automobiles and auto components, pharmaceutical drugs, specialty steel, telecom networking products, electronic products, white goods, right? Food products, textile products, solar PV, advanced chemistry cell, ACC battery, drones and drone component. तो अगर ये सारे सेक्टर्स आप देखोगे, यू विल रियलाइज ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो बेसिकली मोस्टली दे आर सनराइज सेक्टर्स, कि इनकी जो है डिमांड इंडिया में एक्चुअली बूम करने वाली है, और बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, राइट। दीज सेक्टर्स की डिमांड सो अगर बूम करेगी, और अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो क्या होगा कि बेसिकली हम लोग इंपोर्ट करेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे, सो देन दैट इज अगेन, अगर आप ADCI प्लस G प्लस NX देखोगे, तो हमारा जो नेशनल आउटपुट है वो कम होगा। बट अगर ये जो चीज़ें हैं, अगर हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करके अपनी जो डोमेस्टिक डिमांड मीट कर सकते हैं, तो इन दैट केस इट वुड लीड टू इंक्रीज इन जीडीपी, जॉब्स भी क्रिएट होंगे, राइट, और एक्सपोर्ट होने का भी, एक्सपोर्ट करने का भी पोटेंशियल है यहाँ से, ठीक है। सो दीज आर टू की स्कीम्स विच आर बीइंग अंडरटेकन टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए दो की स्कीम्स हैं, ठीक है। नाउ विद इन यूर इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक और जो है, सी इंडस्ट्री में दो ही एरियाज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत सारे इंडस्ट्रीज, दो एरिया कौन से? एक देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, क्या स्टेटस है, क्या किया जा रहा है, और दूसरा आपका जो हो गया MSME सेक्टर, ठीक है। ये दो एरियाज इंपॉर्टेंट है, क्यों? वाई गवर्नमेंट का विद इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर पूरी इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन दो एरियाज पे मैक्सिमम फोकस है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो है दे बोथ आर लेबर इंटेंस, यानी इन दोनों में अगर इन्वेस्ट किया जाएगा तो बेसिकली ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे, तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इन सेक्टर्स के थ्रू आती है, तो इट बिकम्स इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है? तो MSME सेक्टर में एक मेजर चीज़ जो है वो है कि डेफिनेशन जो है MSME की चेंज हुई है, राइट। नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, राइट, बट ऑल्सो टर्नओवर, दोनों चीज़ों पे है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में, और साथ में टर्नओवर, दोनों को देख के, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 1 करोड़, टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो माइक्रो, अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट मोर देन 10 करोड़, एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़, तो स्मॉल, और अगर ये इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट इज नॉट मोर देन 50 करोड़, और एनुअल टर्नओवर जो है आपका नॉट मोर देन 250 करोड़, तो मीडियम। तो इस तरीके से जो है क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पहले जो था सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे ही था। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सी इट इज, जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड अराउंड 111 मिलियन जो है पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। 28% ऑफ GDP इसका कंट्रीब्यूशन है, 45% कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट,
40% contribution to manufacturing, ठीक है, ये याद रखना. And 51% of these MSMEs are in rural areas. So again, रीजनली बैलेंस्ड अगर ग्रोथ या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो एमएसएमई सेक्टर पे हमें फोकस करना है. देन सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स, सो अगेन इंक्लूसिव, 66%, 2/3 ऑफ एमएसएमई आर ओन्ड बाय सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स, ठीक है. एंड यस 99, सी ये एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो एमएसएमई में जो सारे यूनिट्स हैं, 99% यूनिट्स आर फ्रॉम द माइक्रो सेक्टर. 99% इधर लाई करते हैं, राइट. एंड 31% इसमें मैन्युफैक्चरिंग के हैं, 36% ट्रेड के हैं, 33% अदर सर्विसेज के हैं. बट देर इज ऑल्सो अ मेल डोमिनेंस ऑफ ओनरशिप. सो कुछ फैक्ट्स हैं विच टेल यू अबाउट द स्टेटस ऑफ एमएसएमई सेक्टर. नाउ एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए? सी वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ एमएसएमई सेक्टर, ये सब क्योंकि ये सब मेन्स ओरिएंटेड है. हम यहाँ पे अभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड की वे से कर रहे हैं. तो क्योंकि सी अगेन इट मेक्स ओनली सेंस कि हम लोग वही चीज़ पढ़े जो आने वाला है, राइट. तो अगर बोले तो इनिशिएटिव्स फॉर एमएसएमई सेक्टर, सबसे पहला है उद्यम पोर्टल फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन. इस पे पेपरलेस जीरो कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन, ओनली रिक्वायर्स आधार, ठीक है, उद्यम पोर्टल. देन देर इज समाधान पोर्टल, जो बेसिकली जो एमएसएमई सेक्टर के आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वगैरह ये सब हैं, ये सब देखने के लिए है, राइट. तो बेसिकली एमएसएमई सेक्टर से बहुत सारा प्रोक्योरमेंट होता है. देर इज मैंडेटरी पब्लिक प्रोक्योरमेंट थ्रू जेम पोर्टल फ्रॉम एमएसएमईज, राइट. तो उसमें कहीं कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, ये हैं, तो कोई भी उनका जो ग्रीवियांस वगैरह है वो समाधान पोर्टल के थ्रू दैट इज ऑब्जर्व, ठीक है. देन ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, तो फैसिलिटेटिंग द डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ एमएसएमई. तो एमएसएमई ने कोई सर्विस दी किसी को या कोई जो है गुड्स सप्लाई किए, अब वो गुड्स की पेमेंट करने की जगह उसने जो है एक बिल बना दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया. तो दैट बिल ऑफ एक्सचेंज एमएसएमई इस पोर्टल पे आके उसको डिस्काउंट करा सकता है एंड गेट द रिक्वायर्ड मनी, ठीक है, फ्रॉम मल्टीपल फाइनेंसर्स. तो इस पोर्टल के थ्रू एमएसएमईज को जो है मल्टीपल फाइनेंसर से कनेक्ट कराया जाता है, सो दैट उनके पास जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स हों, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो हमने पढ़ा था, उनको वो जो है डिस्काउंट करा सके ताकि उनको इमीडिएट पैसा मिल जाए, ठीक है, सो दैट दे गेट इमीडिएट मनी. देन देर इज चैंपियंस पोर्टल, तो दिस इज अ हैंड होल्डिंग एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल फॉर एमएसएमई. सी सिंपल आइडिया इस पोर्टल का है कि इस पोर्टल के थ्रू एमएसएमई को वो सारा सपोर्ट दिया जाएगा जिससे वो जो है माइक जो है मतलब साइज और उसमें ग्रो कर पाए, ठीक है. दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस पोर्टल. देन देर इज रैम्प स्कीम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस. तो ये वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम है, ये याद रखना. रैम्प स्कीम इज वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम and it aims at strengthening institutions and governance at center and state, improving center-state linkages and partnerships, and improving access of MSME to market, credit, technology. ठीक है, तीन चीज़ें, मार्केट, क्रेडिट एंड टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिले, बेटर पॉलिसीज वगैरह बने, बेटर इंस्टीट्यूशंस हो, राइट. एंड एड्रेसिंग द इशू ऑफ डिलेड पेमेंट्स एंड ग्रीनिंग ऑफ एमएसएमई, ठीक है. तो ग्रीनिंग ऑफ एमएसएमई मतलब बहुत सारे एमएसएमई जो है स्मॉल ही रहते हैं, राइट. वाई? बिकॉज दे फील कि स्मॉल रहेंगे तो उन्हें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, तो ये एक इशू है. दैट्स वाई MSMEs आर गोइंग टू बी इनकरेज्ड अंडर दिस स्कीम टू ग्रो, ओके. और जो डिलेड पेमेंट्स, बहुत सारे MSMEs का पेमेंट्स वगैरह डिलेड होता है, उसको उस इशू को भी एड्रेस करने के लिए ये स्कीम है, ठीक है. तो ये कुछ की इनिशिएटिव्स थे MSME सेक्टर के लिए, राइट. एंड थ्रू दिस बेसिकली MSME सेक्टर को जो है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की, right, so that they become more competitive. Lastly, we read some few important points about services sector. तो अगर सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं, नॉर्मली पीपल कंफ्यूज इट विथ ITES सेक्टर. यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ इट, बट उसके साथ साथ और भी है. ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज, community, these, so all the a wide variety of services are there as a part of your service sector. And service sector is dominant sector in India's GDP, ठीक है. It is the engine of growth for India's economy and contributes 53% to India's GVA, ठीक है. 53% जो है इसका contribution है. अगर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में contribution देखोगे, it's somewhere around 36%, ठीक है. 36% of the workforce is employed here, ठीक है.
एंड अट्रैक्टेड सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट। सबसे ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो जो है आपके सर्विस सेक्टर में ही था, ठीक है, लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इनफ्लो, राइट। एंड ऑल्सो इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एक्सपोर्ट, पर्टिकुलरली ड्यू टू ITES, जो आप हमारा BPO और KPO होता है, ठीक है, ड्यू टू दैट, राइट। एंड इट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड लार्ज स्केल, सो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ओवरऑल ये कुछ की पॉइंट्स है सर्विस सेक्टर के बारे में। सी अगेन, इसके अलावा इससे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में ऑब्वियसली पढ़ने के लिए है तो बहुत कुछ, बट अगर क्वेश्चन आएगा दैट विल डिपेंड कि वो करंट अफेयर्स में आता है या नहीं आता है, बिकॉज यू कैन गो बैक एंड लुक आउट द प्रीवियस क्वेश्चन। तो सर्विस सेक्टर से इतने क्वेश्चन आए नहीं है, तो दैट्स वाई हम लोग जब करंट अफेयर्स कवर करेंगे उसमें अगर कुछ सर्विस सेक्टर रिलेटेड आए या बजट या इकोनॉमिक सर्वे में, वहाँ पे डेफिनेटली हम उसको कवर करेंगे। तो विद दिस ये हमारा जो है ओवरऑल पोर्शन जो है इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर का कंप्लीट हो गया, राइट। एंड यस, इसमें एज आई सेड कि रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, बट डू जो जितना आई फेल्ट की जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने का, दैट्स वाई आई हैव केप्ट इट उतने ही पे जो है इसको लिमिट किया है। नहीं तो पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेंस रिलेवेंट है वो भी पढ़ सकते हैं, बट अगेन हमारा पर्पस अभी जो है प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को पढ़ना है। तो दिस जितना मैंने यहाँ पे पढ़ा है, दिस इज समवॉट मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट में जब कवर करेंगे तो अगर कुछ भी नई स्कीम पॉलिसी आती है, दैट वी विल बी कवरिंग देयर, ठीक है। So thank you very much. Now see you again in the next lecture. Thank you.